वेलकम बैक नाज़रीन। स्टूडियो में असल मौजूद हैं कोकब इकबाल साहब जो कि चेयरमैन एंड कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। जा सर बाज़त के साथ कहना पड़ रहा है कि रोटी मकान कपड़ा, ये नारा कहाँ गया? ये देखिए, ये एक इतनी बड़ी हमारी जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, ये उस वक्त का नारा है जो उनके लीडर ने दिया। सही। जो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट इसी नारे की वजह से मिले कि जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाती रही, और यकीनन ये उस वक्त का नारा उस पार्टी के जो लीडर थे, मैं यकीनन उनके जहन में कोई ऐसी बात हुई होगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, कि उन्होंने ऐसी बात अपने जहन में लगाई और लोग उनकी तरफ मुतवज्जह हो गए। सही। पूरे पाकिस्तान के अवाम उनकी तरफ, उनके वालाना खिताब जब होते थे और मजमा लाखों का करोड़ों का वो लगा होता था और लोग उनकी तरफ मुतवज्जह हुए और उनको भरपूर उनको पजीराई हासिल हुई। मगर उनकी जो पॉलिसीज थी, देखें, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था कि हमारे लीडर ने हमें क्या इस जो मोटिव दिया, हमारे जो मंशूर है वो उस पार्टी का बेसिक मंशूर यही है कि रोटी कपड़ा और मकान। अब जो हम देख रहे हैं कि रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं, कपड़ा महंगे से महंगा तरीन। अब ये एक छोटी सी बात आप ये देखें कि अभी जो लोन के सूट जो 400-500 रुपए के थे, वो 4 से 5 हजार रुपए में वो लोन के सूट बिक रहे हैं ख्वातीन के। सही। तो ये एकदम जो महंगाई, यानी 2 साल पहले तक 400 रुपए और 500 रुपए और बहुत बड़ी कोई कंपनी होती थी टेक्सटाइल मिल, तो उसका जो ब्रांड होता था वो बहुत ज्यादा 1000 और 800 रुपए में, मैं भी अपनी वाइफ के लिए सूट खरीद के लेके आया हूँ। 800 रुपए से ज्यादा का कोई सूट नहीं होता था। अब जो है वो 4000 और 5000, ये कौन लोग हैं जो खरीद रहे हैं? और जब मकान की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वैल्यू प्रॉपर्टी की चढ़ रही है। वैल्यू प्रॉपर्टी की थी, अब वैल्यू प्रॉपर्टी की इतनी बढ़ गई है कि वो तो तसव्वुर नहीं कर सकता। क्या वो रोटी का बंदोबस्त करे, क्या वो अपने सर छुपाने का बंदोबस्त करे, क्या वो अपनी तालीम बच्चों को दिलाने की तरफ? तालीम इस मुल्क में साथ साथ मैं कहता चलूं कि तालीम दी नहीं जा रही, तालीम बेची जा रही है। सही। तो वो अब तालीम का जो एक वो था, हमने भी पीले स्कूलों से पढ़ा, हमने भी हमारे भी वालिद ने हमें कोई बहुत कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं डाला, और इतनी अच्छी स्कूल की पढ़ाई होती थी कि हमें ट्यूशन लेने की भी जरूरत महसूस नहीं हो, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशंस भी हासिल की। सही। और उसके साथ साथ जो है हम ये देखते थे कि वो तालीम का म्यार अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रहा कि अब अगर हम इंटरनेशनल सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो हम फ्रीक्वेंटली इस तरह की स्पीच करते हैं कि लोग पूछते हैं हमसे कि यार आपने डॉक्टरेट कहाँ से किया? तो मकसद कहने का यह है कि आज वही स्कूल, वो पीले स्कूलों में तो कोई एक जो हमारी मासी काम करती है वो भी कहती है जी मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजूं तो वो आप ये उसमें फीस की कमी करा दें। सही। तो फीस जो है अब इस्तेताज से बाहर है। हर गरीब आदमी भी चाहता है कि मैं अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करूं, कैसे दे? वो क्या खाने का बंदोबस्त पहले करे, रोटी कपड़ा मकान की जहाँ बात होती है तो रोटी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब रोटी की कीमत है 7 रुपए एक तंदूर से लेने जाएं तो वो तंदूरी रोटी भी जो है उसका वेट कहीं कुछ होगा, कहीं उसका पहले होता था, हुकूमत ने कंट्रोल किया हुआ था कि नान भाई जो है एक ही वेट की रोटी जो है पूरे पाकिस्तान में बेचेंगे। सही। वो हमें कहीं नजर नहीं आता। नान भाई अपनी मर्जी से 7 रुपए की रोटी बेच रहे हैं, वो 3 रुपए की रोटी का भी जो लोई बनाते हैं वो नहीं है। इसी तरह जो है वो उसका पेट नहीं भरता। वो पहले मजदूर खाता था 2 रोटी, उसमें पेट भर जाता था, अब वो अगर 6 रोटी भी खा ले तो उसका पेट नहीं भरता। सही। अच्छा कोको साहब, सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। मुझे आप यहाँ पे ये भी बताते चलिए कि आपकी जो डायरेक्ट लिंक होती है कस्टमर से, कंज्यूमर से स्पेशली, क्योंकि आप कंज्यूमर एसोसिएशन चेयरमैन उनके, मुझे आप ये बताएं कि जब आप कंज्यूमर से मिलते हैं, जब आप मार्केट्स विजिट करते हैं, जब उनके बेसिक प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश करते हैं एज अ रियल पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, क्या नजर आता है आपको? उनके अंदर कैसी कंडीशन है उनकी? ऐसा तो नहीं कि कहीं वो रोड पे आ जाए? देखिए, अब मैं आपको बताता चलूं कि वो अब ऐसा जो जैसे हमने ये देखा कि दूसरे ममालिक में ऐसा इनकलाब आया, अब लोग जो है ना वो इतने जो एतमाद उनके ऊपर था, जो हमारी हुकूमत का वो समझ रहे थे कि अवामी हुकूमत आई है और हम उसको हमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, वो एक्सपेक्टेशंस वो उनकी खत्म हो गई। और उसके बाद जो है अब उनका वो दूसरी तरफ जहन जा रहा है। और अगर हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि क्योंकि बजट के बाद जो है इसके बाद अब ये नई तैयारी इलेक्शन की 1 साल पहले शुरू हो जाती है, तो वो उनके जहनों से वो चीजें जो महंगाई है
उसको कंट्रोल करने की कहीं कोई बात नहीं की गई। ठीक। हमारी हर कमोडिटी को अगर हमारे पास सरप्लस हो और उसके बाद सस्ता करने के बाद भी अगर सरप्लस तो हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट कर दिया जाए, मगर हर चीज अगर सरप्लस हमें कहते हैं बम्पर क्रॉप आई है और उसको फौरी तौर पे एक्सपोर्ट करने के लिए चीनी की जरा सी हमारे पास ज्यादा मिकदार हुई, हमने कहा जी इसको एक्सपोर्ट कर दो, फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। ये कमोडिटीज की एक्सपोर्ट को, ये एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी को खत्म कर दें। अपने सबसे पहले बात यह है, अपने नंबर्स और फिगर्स को उनको नहीं पता कि हम कितनी कंज्यूम करेंगे और उसके बाद जो एक्सपोर्ट करें। तो ये प्लानर कौन है? ये हमारे यहाँ जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, चाहे वो हुकूमत सूबाई हुकूमतों का हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत का हो, वो कौन से प्लानर्स वहां पे बैठे हुए हैं। और अगर उनका जहन काम नहीं करता या वो थके ज्यादा होते हैं तो हमें बुलाएं, हमें दावत दें, हम बैठ के उनके साथ उनको बताते हैं कि क्या किस तरह मसले को हल किया जा सकता है। फूड एंड एग्रीकल्चर हमारे यहाँ की मिनिस्ट्री है, उसका काम है कि उसको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ की लोकल, देखें हम इस वक्त पेट भरने की बात करेंगे, सही, हम सर छुपाने के लिए भी लोगों को अगर वो जगह नहीं है तो, और कपड़े की जहां तक बात है, कपड़ा भी वो अगर 1 साल बना ले तो वो 5 साल तक अब लोग कपड़ा वही आप देखें कि पहने में नजर आते हैं। कि पहले तो ये होता था कि साल 6 महीने में 1 आध जोड़ा कोई लोग बना लेते थे। मैं तो इन लोगों को देख रहा हूं कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अब उसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि जो पुराने कपड़े हमारे यहाँ आते थे जिसको हम लुंडे के कपड़े कहते थे, वो उसके ऊपर भी ड्यूटी बढ़ा दी गई। तो उसके ऊपर भी उन्होंने जो काम करने वाले थे उन्होंने बड़ा चीखा कि भाई इसके ऊपर लुंडे के कपड़ों पे जो बाहर से आते हैं, जो सेकेंड हैंड क्लॉथ कहलाते थे, कि लोग अपना तन ढांपने के लिए सेकेंड हैंड क्लॉथ को जो है वो इस्तेमाल कर लेते थे, प्रीफर करते थे कि भाई मेरी इस्तात नहीं है, मैं नया कपड़ा नहीं बना सकता, चले मैं जाके जो है मार्केट से वहां से जो है वो किसी को पता भी नहीं चले और मैं अपना तन भी ढांक लूं और मैं महसूस भी हूं कि मैंने कोई अच्छे कपड़े पहने हुए, और इस टाइप के कपड़े उनको वहां से मैसर आ जाते थे। मगर अब उसके ऊपर भी ड्यूटी, तो कौन सा ऐसे सेक्टर है कि जो हुकूमत ने बख्श दिया? सही। और हर चीज के ऊपर टैक्सेस लगाने से मसला हल नहीं होगा। हमारी कौम, हमें उन लोगों को नेटवर्क में लाना चाहिए था जो इस नेटवर्क में नहीं है, मगर उन लोगों को ऊपर भी टैक्स नहीं डालना चाहिए जो इस नेटवर्क में ऑलरेडी हैं। जैसे बहुत सारे ताजर रजिस्टर्ड हैं, बहुत सारे जो सनतकार हमारे इस टैक्स नेट में आते हैं। और मैंने हुकूमत को ये सजेशन ये दी थी कि 25% नेटवर्क उस तरह बढ़ सकता है कि जो लोग टैक्स अदा नहीं कर रहे। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो मार्केट में अपनी मुख्तलिफ अशिया बना के बेच रहे हैं, इससे सारिफ का भी नुकसान हो रहा है और हुकूमत का भी, कि हुकूमत को ना सेल टैक्स मिलता है ना इनकम टैक्स मिलता है। तो मैंने यहाँ पे FBI के लोगों को भी ये कहा था कि जनाब एक मीटिंग हुई थी काटी में और उसमें चेयरमैन FBI भी आए थे और उसमें दूसरे अफसरान भी बैठे थे, और मैंने कहा था कि मैं ये चंद लम्हे मैं शेयर करना चाहता हूँ बजट से पहले कि अगर आप ये चाहते हैं कि बाकायदा तौर पे, तो आप इस तरह करें कि मार्केट में वो अशिया जो कि अनरजिस्टर्ड हैं और वो जो आपसे सेल टैक्स में भी नहीं आ रही, और सारिफ तो अदा कर रहा है ना सेल टैक्स, क्योंकि वो सारिफ को तो नहीं पकड़, उसको तो नहीं पता कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। हम जाके जब चेक करते हैं तो वो लिखा होता है कि फलानी कंपनी कराची पाकिस्तान, तो ये तो कोई एड्रेस नहीं है, इसका मतलब वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। फिर जितनी भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज हैं, मैं चाहता हूं कि वो अपना सेल टैक्स नंबर और अपना NTN जो है वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर छापें। फिर दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जितने दुकानदार हैं, चाहे वो किसी भी मार्केट में गली कूचों में है, जैसे हमारी नेबर कंट्री इंडिया में जब गए थे और कंज्यूमर इंटरनेशनल की कॉन्फ्रेंस थी वहां पे, तो वो हमने वहां पे देखा कि जनाब वो हर दुकान के ऊपर सेल टैक्स नंबर और इनकम टैक्स नंबर वहां पे दुकान का मौजूद था, जहाँ पे उसका बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ एड्रेस लगा हुआ है, जहाँ दुकान का उसने बोर्ड आवेजा किया, पूरा एक सिस्टमेटिक वे सिस्टम बनता। हमारे यहाँ ये पता चल जाता, हाँ भाई अब जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं, मैंने वहां से जब वापस आ रहा था कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके इंडिया से, तो न्यू दिल्ली से मैं वहां पे शॉपिंग सेंटर चला गया, वहां पे पेन खरीद के ला रहा था, बड़ा अच्छे स्टैम्प पैड थे कि इस पे छोटे से नाम लिख के आप स्टैम्प लगा सकते हैं। तो मैंने उसको हस्बे आदत पेन दिए, पैसे दिए और पेन लेके आगे बढ़ने लगा, तो दुकानदार ने मुझे आवाज दी कि जनाब ये आप कैश मेमो लेते जाए। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है। कहना नहीं आपको जरूरत है या नहीं, हमने कैश मेमो काट दिया, और कैश मेमो इसलिए भी जरूरत है कि अगर आप में इस पेन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लाके मुझे कैश मेमो दिखा सकते हैं। तो वहां पे जो है मैं समझता हूं कि वहां पे एक इनकम टैक्स अफसर जो है वो एक बड़ा अगर वो किसी के भी सर्च के देख ले कि भाई इसकी जो आसाइश है वो कहीं उससे ज्यादा है, एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, और फिर ईमानदारी से भी रोल है।
तो मैं समझता हूं कि अगर महकमा के पास अगर कोई कुव्वत है, ऐसा भी नहीं कि वो हरासा होने लगे, ऐसा भी नहीं कि हमारे यहाँ एक तो कल्चर पैदा ये होना चाहिए कि हम अपना टैक्स खुद अदा करें। ठीक। अब लोग कहते हैं कि कौकब साहब आप ये बात करते हैं कि हमारा हर पाकिस्तानी टैक्स अदा नहीं करता, मगर हम ये कहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हम टैक्स अदा करते हैं। सही। मैंने कहा कैसे? कह रहे हैं जी टेलीफोन पे टैक्स है, मोबाइल पे टैक्स है, तो हर पाकिस्तानी टैक्स नेट में आ गया। तो मैंने कहा नहीं, ये टैक्स वो है जो कि आपने मोबाइल के थ्रू तो दे दिया अपना, मगर वो टैक्स जो कि आपकी आमदनी में होना चाहिए वो अदा नहीं करते। तो हमारे यहाँ अगर कितने करोड़ की आमदनी, यहाँ पे पॉपुलेशन है कराची के अंदर 2.25 करोड़ की आबादी है, 2.25 करोड़ की आबादी सिर्फ हम कराची की लगा लें तो हमारे टैक्स नेट हमें पता चलता है कि सिर्फ 7 लाख लोग ऐसे हैं पूरे पाकिस्तान में, या कुछ इससे ज्यादा होंगे जो टैक्स नेट में है। टोटल थोड़ा बहुत अगर हर आदमी, ये कहना चाहूंगा कि 12% ओवरऑल पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स अदा करें, और वो भी वो लोग हैं जिनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने मरे गए हैं कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझे एक क्वेश्चन रिसीव हुआ ईमेल पर कि क्योंकि आप एयरलाइंस में काफी जो आपकी एसोसिएशन एक्टिवली काम कर रही है कंज्यूमर राइट्स की, तो मुझे ये बताते चलिए कि जो क्वेश्चन मुझे रिसीव, मैं उसको बिल्कुल ओपन आपके सामने रखता हूँ कि हमारी रेलवे, हमारा PIA, हमारा KESC, इसके अलावा जितने भी हमारे इदारे हैं जो कि प्राइवेटाइज हुए हैं या गवर्नमेंट के पास हैं, उनमें इतनी सारी, यानी कि उनके अपने अखराजात इतने हैं और उनकी कमाई बहुत कम है। अगर बाहर से देखा जाए तो उनके अखराजात कोई भी नहीं है, उनकी कमाई ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन जब वो शो करते हैं तो वो कम करते हैं शो कि हमारे अखराजात ज्यादा है, हमारी कमाई बहुत कम है। आप रेलवे का एग्जांपल ले सकते हैं, 2007 में एग्जैक्टली 3 साल पहले हमारे पास 48 बड़ी ट्रेन थी जिनका तादाद अब जाके 7 बचा है। कहाँ गई है? उनके ऊपर क्यों नहीं सिस्टमेटिक वे डेवलप किया गया? अगर मैं PIA की बात करना चाहूँ तो वहां पे PIA में इतने सारे पैसेंजर्स को प्रॉब्लम क्यों होते हैं? अगर KESC की बात की जाए तो 4.5 मुलाजमीन यानी 1.5 महीने से ज्यादा वो एहतजाज पर बैठे, उनकी सुनने वाला कोई क्यों नहीं है? आखिर ये सारे प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करेगा? स्पेशली हमारे ये इदारे जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव है। बहुत अच्छी बात की और बहुत ही अच्छा इशू पे आपने बात की। मैं समझता हूँ कि आपकी रिसर्च और आपका जो आप अपने उस पर जो बात करते हैं, उसकी रिसर्च जब तक नहीं होगी और इसके ऊपर आपका पूरा नुहाव नहीं होगा, आप नहीं बात कर सकते। और जो भी हमारे लोग क्वेश्चंस करते हैं उनका भी बड़ा रिलेटिव क्वेश्चन है। उसकी वजह यह है कि देखें, जब सबसे पहले मैं KEC से बात करता हूँ कि KEC के जो 4000 मुलाजमीन है, KEC ने 2 मिनट में पूरी डिस्कशन आपको जी मैं बिल्कुल अब कंपेक्ट कर देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि 4000 मुलाजमीन जो है उनका वो माशी कत्ल है, क्योंकि 4000 मुलाजमीन नहीं है, उसके अगर एवरेज लगाए तो वो जो है वो उससे 7 आदमी है घर के, वो एक आदमी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनटू आप डिवाइड कर लें तो मैं समझता हूं कि ये माशी कत्ल नहीं होना चाहिए। मैं इसका मुखालिफ हूं। और जो अफसरान उससे कहीं ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, कोई 20 लाख रुपए ले रहा है, कोई मुझे पता चला है 25 लाख ले रहा है, कोई 40 लाख तक ले रहा है, तो ये अगर फिगर्स हमारे पास सही है, करेक्ट है, तो उन 4 अफसरान को ऊपर के फारिग कर दें, क्योंकि अफसर चढ़ के पोल के ऊपर काम नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि अफसरान को फारिग करके मैनेजमेंट ये जो बहुत मुख्तसर मैनेजमेंट हो और रिलेटिव मैनेजमेंट हो, और ये मजदूरों का माशी कत्ल बंद होना चाहिए। हुकूमत को फौरी तौर पे, जो हमारे सार्फिन को भी मसला है कि वो उनकी कंप्लेंट्स वो नहीं हो रही है, और दूसरी तरफ इंतजामिया का भी हो रहा है। अच्छा, PIA और रेलवे को भी ये दोनों इदारे जो है कमाऊ पूत हैं। ठीक, कोई जहाज ऐसा नहीं है जिसमें सीट नहीं हो। मैं जब भी जाता हूँ देखा, ट्रेन से सफर किया, उसमें देखा कि कोई आपको 4 हफ्ते पहले जो है बुक कराती, भाई खसारा कैसे। दूसरी तरफ का केस, जब मैं उसकी बात करता हूँ रेलवे की, तो उस तरफ जो हम बात करते हैं कि क्योंकि अब वो जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट है उसके लोग जो है वो इन्वॉल्व है, उनका बहुत बड़ा एक माफिया है जो कि वे चाहता है कि रेलवे तबाह और बर्बाद हो जाए और तमाम लोग जो है इस तरफ चले। मगर हुकूमती इदारे ऐसे हैं कि पूरी दुनिया में रेलवे का निजाम है, और इस निजाम को बेहतर तरीके से जब हम देखते चले आ रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना है कि रेलवे था और उसकी ट्रैक्स कायम कर रही थी, उसको भी वो काम होना चाहिए। इसी तरह PIA के अंदर अगर इंतजामिया बेहतर तरीके से और अपने अखराजात को काम करने की जरूरत है, तो वो उसके ऊपर काम ठीक है। इन तीनों इदारों को हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने अगले प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम के टाइम के मुनासिबत से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, कोकब इकबाल चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान अगर मौजूद है, कमेंट्स नाबूदा पंहिंजे क्वेश्चंस लाइ, व्यूज़ लाइ, सजेशंस लाइ तव्हां असांखे लिखी सघो था budget.ktnews@gmail.com ते। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई इजाज़त ॾींदा पंहिंजे होस्ट ज़ेब काका खे। अल्लाह हाफ़िज़।